क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आशुतोष कुमार, बिहार पुलिस का बैच कब आएगा? आरपीएफ एग्जाम के बारे में बतलाइए सर, बोल दीजिए। बिहार पुलिस का बैच कल नहीं परसों 28 फरवरी को आ रहा है। टाइमिंग होगा संभवतः 2 से 4 और सेंटर होगा बीपीएससी सेंटर। 28 फरवरी से बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट होगा। 28। आरपीएफ के बारे में बताइए। अभिषेक कुमार आपके व्हाट्सएप एसआई स्टेनो का क्वेश्चन सेंड कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाइए, बना लिए। आज का क्वेश्चन इजी है, इजी है, इजी है। तो आइए, बिहार में कब क्या पूछेगा कहना मुश्किल होता है। कभी इजी कभी टफ, हर प्रकार के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। हमेशा टफ क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करना सही नहीं होता है। आपके सामने में है 70वीं बीपीएससी। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन। यूनानी लेखक जस्टिन किसे सेंड्रोकोटस कहा था? देखिए, जो यूनानी लेखक जस्टिन था, उन्होंने अपने विवरण में यह लिखा है कि 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर भी यूनानी था और जस्टिन भी यूनानी लेखक था। उन्होंने सिकंदर के द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण के बारे में लिखा है और सिकंदर के भारत पर आक्रमण का विवरण देते हुए ही उन्होंने इस बात का भी वर्णन दिया है, सिकंदर का ही समकालीन एक सेंड्रोकोटस था जो आगे चलकर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश को स्थापित किया। और आप सब लोग जानते हैं उसकी मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। तो सीधी सी बात है, जस्टिन सिकंदर के भारत पर आक्रमण की घटना का विवरण देते हुए जिस सेंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है वह कोई और नहीं बल्कि वह चंद्रगुप्त मौर्य था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ही प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने कश्मीर से लेकर कर्नाटक और बंगाल से लेकर ईरान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ही प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल जैसे प्रांतों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफलता हासिल किया। और चंद्रगुप्त मौर्य अगर इतना करने में सफल हो पाया तो उसके पीछे उसका अनुशासन था, उसका अनुशासन था, उसके पीछे उनकी कार्य क्षमता थी, उसके पीछे उनमें एक सर्वोच्च सेनापति गुण का होना था, उसके पीछे उनके गुरु चाणक्य का हाथ भी था। चाणक्य बड़ी दंड देता था चंद्रगुप्त मौर्य को, छोटी छोटी गलतियों पर चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत बड़ा बड़ा दंड दिया करता था। और वही चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता हासिल किया। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तृतीय शासक हुए। तीसरा गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त, द्वितीय शासक घटोत्कच और तृतीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम। ये 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुआ है। गुप्त संवत को अगर हम लोग देखें तो उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है और चंद्रगुप्त मौर्य ही गुप्त वंश के प्रथम शासक हुए जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की तथा सिक्का जारी किया। गुप्त वंश, गुप्त वंश क्या बोल दिए? गुप्त वंश होगा, गुप्त वंश होगा।
चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम शासक हुए, जिन्होंने सिक्का जारी किया, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के सबसे महान शासक हुए। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इन्हीं के समय जो है फाहियान चीनी बौद्ध यात्री था, भारत की यात्रा पर आया था। समुद्रगुप्त ये भी गुप्तकालीन शासक ही है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ही समुद्रगुप्त बना था, समुद्रगुप्त के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? एक तरफ तीर्थकर दिया हुआ है और एक तरफ निर्वाण स्थल दिया हुआ है। देखिए एक बात आप समझिएगा, निर्वाण निर्वाण इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में। निर्वाण को लेकर क्या कंफ्यूजन होता है जानते हैं? मतलब बौद्ध धर्म में निर्वाण का कुछ और अर्थ होता है और जैन धर्म में निर्वाण का कुछ और अर्थ होता है। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ कुछ और होता है और जैन धर्म में निर्वाण का कुछ और अर्थ होता है। तो आखिरकार इसका क्या अर्थ होता है आप समझिएगा। देखिए अगर आप बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे निर्वाण या संबोधि कहा गया। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे निर्वाण या संबोधि कहा गया। निर्वाण या संबोधि, निर्वाण या संबोधि। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म में निर्वाण उस स्थल को कहा जाता है जहां तपस्या करते हुए, जैन धर्म में निर्वाण उस स्थल को कहा जाता है, जैन धर्म में निर्वाण उस स्थल को कहा जाता है जहां जैन तीर्थकर तपस्या करते हुए जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर सिद्ध लोक को प्राप्त हो गए, सिद्ध लोक को प्राप्त हो गए। मतलब जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु की घटना को कहा जाता है। जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु की घटना को कहा जाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति स्थल होता है, जहां पर मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति स्थल मतलब जहां पर मोक्ष प्राप्त करने का मतलब होता है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तो जैन धर्म को अगर हम लोग देखें तो जैन धर्म में निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति स्थल। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, अलग अलग तीर्थकरों का निर्वाण स्थल अलग अलग है। जैसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ या आदिनाथ हुआ, उनका जो निर्वाण स्थल है अष्टापद है। अष्टापद तिब्बत में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए, उनका निर्वाण स्थल आभापुरी है। नेमिनाथ, उनका अगर निर्वाण स्थल देखा जाए तो झारखंड में स्थित उर्जियन पर्वत हुआ। और फिर वासु पूज्यनाथ, इनके निर्माण स्थल को अगर हम लोग देखें तो इनका निर्माण स्थल समेत शिखर में है नहीं, इनका निर्माण स्थल समेत शिखर में नहीं है, बल्कि इनका निर्माण स्थल जो है बांका में, बांका बिहार, हाँ बांका में, बिहार के बांका में है। बांका बिहार में ना, आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं लगता है जानबे नहीं करते हैं। हाँ वही। और हाँ और ये जो समेत शिखर है ना, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ये समेत शिखर आता है। और इस समेत शिखर में निर्वाण की प्राप्ति पार्श्वनाथ को हुआ है। पार्श्वनाथ। तो समेत शिखर में वासु पूज्यनाथ का निर्वाण स्थल नहीं है, बल्कि समेत शिखर की अगर हम बात करें तो समेत शिखर में पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल है। पार्श्वनाथ। अभिलेखों में शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के नाम के रूप में किया गया। मतलब कौन ऐसा शासक है जिसको अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी एवं प्रियदर्शी कहा गया है? तो देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, इसका अर्थ होता देवता का प्रिय। महान मौर्य सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो महान मौर्य सम्राट अशोक ने ही
अपने अभिलेखों में अपने आप को देव नाम प्रियदर्शी कहकर पुकारा है। मतलब इसके जरिए जो है वह जनता को यह संदेश देना चाहता था कि हम देवता के प्रिय हैं, हम देवता के प्रिय हैं, इसलिए आप हमको मानिए। समझ गए? अशोक होगा उत्तर। और अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो भारतवर्ष में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने किया? अशोक ने किया है। किसने किया है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। एपी, आगे बताइएगा कि अशोक के समय कौन सा बौद्ध सम्मेलन हुआ था? तीसरा। कौन सा? तीसरा ना। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था है? किसके समय बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ? अशोक के समय। स्तूप कौन धर्म से संबंधित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप कौन बनाया है? अशोक। सांची का स्तूप कहां है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहां है? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका के लेखक कौन आए थे? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को क्या कहकर पुकारा? पोलीब्रोथा। और मेगास्थनीज ने ही नहीं बल्कि सभी यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा। पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा। आगे बताइएगा, पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि कौन धारण किया? समुद्रगुप्त। कौन धारण किया है? हरनीबंध की उपाधि कौन धारण किया है? समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन के समय 5वां बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? कन्नौज में। कन्नौज में। क्या हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था? हाँ, मानता था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था? हाँ, मानता था। समझे? बड़ी धार्मिक व्यक्ति था। इतना धार्मिक था कि उसका जो उसके साम्राज्य का जो टोटल इनकम होता था उसका 1/4 धर्म को लेकर ही दान कर दिया करता था। धर्म को लेकर दान कर दिया करता था। समझिए, बहुत धार्मिक व्यक्तित्व के थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जिस वंश से उस वंश से क्वेश्चन आज दिए हैं, वहां पर हर्षवर्धन के बारे में और बताएं। अगला क्वेश्चन तो ये, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? जानते हैं? जब गुप्त वंश का पतन हुआ ना, तो गुप्त वंश के स्थान पर उत्तर भारत के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों का उदय हुआ, जिसमें हरियाणा के क्षेत्र में वर्धन वंश के शासन की स्थापना हुई। और हरियाणा के क्षेत्र में वर्धन वंश के शासन की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वर्धन ने। तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया था। और उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? थानेश्वर। और वर्धन वंश का जो प्रथम महान शासक हुआ वह परम प्रभाकर वर्धन हुआ। वर्धन वंश का जो प्रथम महान शासक हुआ वह प्रभाकर वर्धन हुआ। और प्रभाकर वर्धन ने ही परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो वर्धन वंश के शासकों में महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन हुआ। देखिए, जो महाराजा धीराज और परम भट्टारक, जो महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि है, ये उपाधि स्वतंत्र शासक धारण किया करते थे। ये उपाधि जो है स्वतंत्र शासक धारण किया करते थे। और जो शासक इन उपाधियों को धारण किया करता था, इसका यह मतलब निकलता था कि वो शासक स्वतंत्र रहा होगा। समझ गए? और प्रभाकर वर्धन का ही 2 बेटा था, राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन शासक बना, राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन शासक बना। और हर्षवर्धन इस वर्धन वंश का सबसे महान शासक हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी प्राप्त किया था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बचपन का नाम शिलादित्य हुआ करता था, शिलादित्य। और हर्षवर्धन को कई सारे इतिहासकार भारत का अंतिम हिंदू शासक कहता है, भारत का अंतिम हिंदू शासक कहता है। आज शिवरात्रि है ना, जानते हैं? भगवान शिव, ठीक है, सब चीज का प्रतीक है। उसको हर रूप में आप देख सकते हैं, ठीक है। शिव एक शिक्षक भी है, शिव एक संहारकर्ता भी है। शिव के बारे में तो सीधा एक लाइन सुनिए ना, शिव अनंत है, शिव शुरू है, शिव अंत है और शिव अनंत है। शिव ही सब कुछ। आईआईटी बाबा यही ना करता है। तो
हल्ला काहे कर रहे हैं? हल्ला काहे कर रहे हैं? क्या? और ट्रोल हो रहे हैं। देखिए यहां से आप लोग समझिए, ठीक है? देखिए भारत के लोग कितने भोले भाले होते हैं। आईटी बाबा मतलब क्या किए थे, अनुमान लगाए थे, प्रिडिक्शन किए थे कि इस बार भारत पाकिस्तान से हार जाएगा, कोहली नहीं जीता पाएगा, यही ना, यही ना, यही ना था। लेकिन उनका प्रिडिक्शन फेल हो गया और भारत जीत गया और कोहली जिताया और अंतिम चौका संभवतः कोहली मारा। तो इससे क्या निकलता है? इससे क्या निकलता है? पापा सब ढोंगी होता है, समझे? इससे यही निकलता है। लेकिन हाँ, यही अगर मतलब वो प्रिडिक्शन कर देता भारत जीतेगा और कोहली जिताएगा, लोग उसको अपने सर पे बैठा लेता, लोग उसको अपने सर पे बैठा लेता। जैसे एक दो बात और बता रहे हैं। देखिए अभी जो है बिहार पुलिस का फिजिकल चल रहा है, समझे? लड़का सब तो थोड़ा शांतो रहता है, लेकिन लड़की सब जो गेट पास लेकर निकलती है, बाप रे, उस सबका वीडियो कभी कभी आता है, मतलब क्या कहा जाए, लगता है वो आईएएस बन गई। लेकिन उसको ये बात नहीं पता है कि लड़का को मेरिट में कोई दिक्कत नहीं है, लड़की को मेरिट में दिक्कत होगा। तो देखिए एक बात हम बता रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। देखिए ये एग्जांपल क्यों दिया, सोशल मीडिया का जमाना है बाबू। कि सोशल मीडिया आपको अगर ऊंचाई पर पहुंचा सकता है तो नीचे भी गिरा सकता है, 2 मिनट में नीचे गिरा सकता है। तो आईटी बाबा को देख लीजिए, किसी का प्रिडिक्शन अगर सही हो जाता तो हम लोग उसको भगवान कहते, कहते भगवान है। अब फेल हो गया तो ट्रोल हो रहे हैं। तो अब उन लड़कियों को हम एक सलाह देना चाहते हैं, बिहार पुलिस वाले को स्पेशली, तो छमक छमक के वीडियो बनाती है। कल के डेट में मैं सोशल मीडिया पर जो है ना, मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, छमक छमक के वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल मेरिट नहीं बनी और वही छमका हुआ वीडियो उसको आत्मग्लानि महसूस करवाएगा, आत्मग्लानि महसूस करवाएगा। क्योंकि कभी कभी हम भी कुछ कुछ बोल देते हैं, अब बाद में वही वीडियो आता है तो बड़ी आत्मग्लानि महसूस होता है, समझ गए? फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उस वीडियो के चक्कर में पूरी रात नहीं सो पाते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सोचने उचने वाले हैं, अगर आप निर्लज पतित हैं, तब तो कोई बातें नहीं, तब तो गाड़ी पे चढ़ चढ़ के ऐसे ऐसे दिखा करके वीडियो बनाए। चलिए आगे आई साथ रही। बताइए, हमको बड़ी दुख होता है। दुख क्या होता है जानते हैं? हमको दुख इस बात का होता है कि जो लड़की हम देखे हैं, जो लड़की पढ़ाने वाले टीचर को यहां से प्रणाम करेगी, यहां से, ठीक है, वो लड़की फिजिकल ट्रेनर को जो है यहां से प्रणाम करेगी। इसी बात का दुख होता है हमको। तो फिजिकल ट्रेनर कह देता है यहां से प्रणाम करें, समझे? लड़की सब ऐसे भी मेरा विरोध करती है। क्या जी आप लोग गली आते हैं ना, हमको टोकरी भर भर के गली आइए, नहीं ना गली आते हैं पक्का? हाँ, तो यहां से हम आपको संदेश देना चाहते हैं, जब तक अंतिम रूप से नहीं सफल हो जाइए तब तक छमकना ना है। अंतिम रूप से सफल हो जाइए, छमक के वीडियो बनाइए ना। कोई कहने वाला है? कोई नहीं कहने वाला है, समझे? आगे आइए। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? देखिए भगवान शिव का जो ये मूर्ति है तमिलनाडु में है, और यह मूर्ति जो है एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में शिव को प्रदर्शित करता है। उत्तर हो जाएगा ए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? देखिए
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कालखंड है 1296 से 1316। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। महत्वाकांक्षी का क्या मतलब होता है जानते हैं? महत्वाकांक्षी का मतलब होता है अधिक चाहत रखने वाला। मतलब है कुछ नहीं, लेकिन चाहत काफी ज्यादा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और मेरे ख्याल से एक सीमा तक महत्वाकांक्षा सही चीज है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते हैं तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे महत्वाकांक्षा को निगेटिव वे में लिया जाता है, लेकिन महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है मेरे विचार। अलाउद्दीन खिलजी बड़ी महत्वाकांक्षी था और साम्राज्यवादी था। इतना महत्वाकांक्षी था, जिस चाचा ने उसको पाला पोसा उसी को मार करके गद्दी प्राप्त कर लिया, और उसका चाचा ही उसका ससुर भी था। दोनों बात है। और दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी बड़ी साम्राज्यवादी था और उनका सोच था हम पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिलाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ी हुई थी कि उनका सपना था कि हम सिकंदर के भांति विश्व विजयी करें। लेकिन जब सिकंदर विश्व विजयी अभियान पर निकला था तो उस समय विश्व की राजनीतिक स्थिति कुछ और थी, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के समय आते आते राजनीतिक परिस्थितियां काफी बदल गई। बदले हुए राजनीतिक परिस्थितियों के वजह से अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय अभियान नहीं कर सका। उनके सलाहकारों ने सलाह दिया, उनके सलाहकारों ने सलाह दिया, उनके सलाहकारों ने सलाह दिया कि नहीं, राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी है, विश्व विजयी अभियान करने वाली परिस्थितियां नहीं कर सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन उपाधि धारण कर लेते हैं। लोग थोड़े देखेगा, लोग तो बाद में पढ़ेगा कि हम भी विश्व विजयी किए। तो फिर अपने आप को जो है उपाधि से संतुष्ट रख लिया और विश्व विजयी अभियान को त्याग करके उन्होंने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। आंसर हो जाएगा बी। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सिजरा पेबोस प्रथा की शुरुआत कौन? बलबन। लोहे बम रक्त की नीति कौन? आगे बताइएगा। विरोधी तत्वों का मिश्रण किसे कहा जाता? विरोधी तत्वों का मिश्रण। दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान शासक, सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया, सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ राजस्व की दर को बढ़ाकर 50% तक किसने किया था? मोहम्मद बिन। आगरा शहर को कौन स्थापित किया? दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा किसने बनाया? सिकंदर। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, जिसके 56 तक्षिक स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित? कहां है जानते हैं? हम्पी में। हम्पी में। और हम्पी कहां है? कर्नाटक में। हम्पी कहां है? अच्छा, कर्नाटक में कौन साम्राज्य के शासन की स्थापना मध्यकाल में हुई? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर। और विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा ही यह मंदिर स्थापित किया गया था। यह मंदिर स्थापित किया गया था और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु, यह जो मंदिर है यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर 15वीं शताब्दी में बना है। देवराय द्वितीय, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के शासन के आसपास बना है, लेकिन इस मंदिर को बृहद रूप प्रदान किया था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? देखिए, सर्वप्रथम हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाने वाला शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जानते हैं? शेरशाह सूरी कहा जाता है कि जब शेरशाह सूरी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया तो उस उपलक्ष्य में हजरत आला की उपाधि धारण किया, और जब आगे चलकर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया तत्पश्चात उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किया। सुल्तान की उपाधि धारण किया और शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अकबर का पूर्वगामी या अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि
शेरशाह सूरी को जो काम किया ना, उसी सब काम को अकबर आगे बढ़ाया। शेरशाह सूरी का शासनकाल तो बड़ी छोटा रहा है, लेकिन उनकी गिनती सफल शासकों में होता है। 1540 से 1545, मात्र 5 साल, और हर वर्ष सैन्य अभियान में व्यक्त रहे। लेकिन उनकी नीतियां जो है ना, बड़ी शानदार थी, और उनकी विशेषता तो कई सारी थी, लेकिन उनमें एक विशेषता थी जो हमको काफी पसंद है और हम इसको हद तक मानते भी हैं। मतलब उनको जो है किसी पे विश्वास नहीं था, अपने अलावे उनको किसी पे विश्वास नहीं, समझ गए, इंक्लूडिंग उसको अपने बेटा तक पर विश्वास नहीं, समझ गए। और शेरशाह सूरी को हम सफल शासक क्यों कह रहे हैं? शेरशाह सूरी को हम सफल शासक इसलिए कह रहे हैं, और विशेष तौर पर प्रशासनिक श्रेष्ठता के लिए उन्हें याद किया जाता है। उनके शासनकाल में प्रशासन इतनी बेहतर थी कि कुछ इतिहासकार टिप्पणी किया है कि अगर शेरशाह सूरी के समय रात के 2 बजे कोई बूढ़ी औरत सोना का टोकरी लेकर जंगल से गुजर जाती थी, तो किसी चोर डाकू लुटेरा में इतना हिम्मत नहीं होता था कि वह उस बूढ़ी औरत से सोना चांदी लूट सके। इस प्रकार की प्रशासनिक श्रेष्ठता शेरशाह सूरी के शासनकाल में देखने को मिला है, समझ गए। और अकबर उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाया, अकबर उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाया। और विश्वास मानिए, अगर शेरशाह सूरी महिला के चक्कर में नहीं पड़ता तो हो सकता था कि मुगल इतिहास जो आप पढ़ते हैं और उसमें जो अकबर पढ़ते हैं, अकबर की जगह आपको शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना पड़ता। शेरशाह सूरी जो अपना अंतिम सेना अभियान किया था, एक नाचने गाने वाली को प्राप्त करने के लिए अपना अंतिम सेना अभियान किया था, और उसी में जो है एक आग्नेयास्त्र फेंका, और वही आग्नेयास्त्र जो है शेरशाह सूरी के बगल में आकर के फट गया, उससे आग की ज्वाला उत्पन्न हुई, और उसमें झुलस करके जो है शेरशाह सूरी का इंतकाल हो गया, मतलब शेरशाह सूरी का निधन हो गया, समझ गए। और उनका अंतिम शब्द था, जैसे महात्मा गांधी का अंतिम शब्द था हे राम, शेरशाह सूरी का अंतिम शब्द था खुदा की दया हम पर बनी रहे, खुदा की दया हम पर बनी रहे। किस मुगल शासक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली मां को कैद कर दिया? ये था शाहजहां। शाहजहां जानते हैं, शाहजहां के अब्बा यानी शाहजहां के पिता, शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर। देखिए आप जानते होंगे, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां के पिता थे जहांगीर। जहांगीर की कई पत्नियां थी, कई पत्नियां, कई प्रेमिका जहांगीर की थी। जहांगीर की पत्नियों में जहांगीर की जो सबसे प्रिय पत्नी थी नूरजहां। जहांगीर की जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां नूरजहां जहांगीर की सबसे प्रिय क्यों हो गई जानते हैं? क्यों हो गई? बहुत सारे कारण। उसमें एक था बड़ी सुंदर, दूसरा था जहांगीर के एक भी बात को नूरजहां नहीं काटती थी। जहांगीर कहता था दीन है, नूरजहां कहती जहां दीन है। अरे किसी भी मर्द को क्या चाहिए? मतलब मर्द जो कि है, औरत उसकी बात को माने, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा था, ठीक। और जहांगीर शराबी था, और जहांगीर अकबर का बेटा था ना, अकबर का सब बेटा शराबी, बुरा अकबर का बेटा था, शराब पीते पीते मर गया, समझ गए। देखिए ऐसे भी योग्य पिता के अयोग्य पुत्र ही होते, समझ गए, योग्य पिता के अयोग्य पुत्र ही होते। कभी भी योग्य पिता का, बहुत रेयर केस में योग्य पिता के योग्य पुत्र होते। तो वो भी अकबर का बेटा था, शराब बुरा पीता था, लेकिन राजनीतिक समझ इनमें काफी ज्यादा थी, राजनीतिक समझ। ठीक है, शराब पीता था वो अलग चीज है, लेकिन राजनीतिक समझ था। और जहांगीर शराब पीता था, और एनसीईआरटी के किताब में एक चित्र दिखाया गया है कि नूरजहां जो है जहांगीर के लिए पैक लगाया करती। अब लोग ऐसी पत्नी को नहीं मानेगा तो कैसन पत्नी को मानेगा? तो जहांगीर की प्रिय पत्नी थी नूरजहां, लेकिन नूरजहां जानते हैं, नूरजहां का विवाह जहांगीर से पहले भी किसी से हो चुका था। नूरजहां का विवाह पहले भी हो चुका था, और उससे नूरजहां को एक बेटी की भी प्राप्ति हुई थी। उसका नाम था क्या? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा तो इसी का नाम, लाडली बेगम है, हमीदा बानू बेगम। अच्छा सुनिए, अलमती लाडली बेगम, लाडली बेगम। तो नूरजहां का विवाह पहले भी हो चुका था। नूरजहां को अपने पहले हस्बैंड से वो बेटी हुआ था,
और जहांगीर की और भी कई सारी पत्नी थी। और फिर जब जहांगीर का निधन हुआ ना, तो नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही शाहजहां को पता चला, शाहजहां युद्ध छेड़ दिया, उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उस उत्तराधिकारी के युद्ध में अंतिम तौर पर जीत शाहजहां की हुई। और फिर जहांगीर का वास्तविक उत्तराधिकारी शाहजहां बना। और शाहजहां की सोतेली मां थी नूरजहां। तो शाहजहां जब बादशाह बना तो उन्होंने अपनी सोतेली मां नूरजहां को कैद कर दिया। लेकिन बाद में जाकर के कैद से नूरजहां को रिहा कर दिया गया और फिर लाहौर चली गई और फिर अपना जीवन लाहौर में अंतिम रूप से बिताई। और लाहौर में ही संभवतः नूरजहां का इंतकाल हो गया। अकबर के आदेश के अंतर्गत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार थे सैयद अली और अब्दुल अहमद। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, सुनिए, परमानेंट सेटलमेंट का हिंदी क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट का हिंदी होता है अस्थाई बंदोबस्त। अब सुनिए, अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा में क्या लागू किया है? अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का उद्देश्य क्या था? जैसे एक बात बताइए, एक सीधी सी बात बताइए, मोदी जी के राज में जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? भू राजस्व का संग्रहण करना, कर का संग्रहण करना। वैसे ही ब्रिटिश काल में 1793 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, इसका उद्देश्य था भू राजस्व का संग्रहण करना, टैक्स जमा करना। और इस अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत कर की वसूली जमींदार वर्ग के लोग किया करते थे, जिस वजह से अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर? 19%। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने तैयार किया? सर जॉन। 10 वर्षीय योजना किसे कहा जाता है? अस्थाई बंदोबस्त है। अस्थाई बंदोबस्त को 10 वर्षीय योजना कहा जाता है क्योंकि यह शुरू में जो है 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। कौन ऐसे भारतीय समाज सुधारक हुए जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया? राजा राम मोहन राय हो गए, राधाकांत देव हो गए, ये सब अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया था। और इन लोगों का यह मानना था कि अस्थाई बंदोबस्त को जो है पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया जाए। समझे हैं तो उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? कौन किया? हॉल्ट। अच्छा, महलबारी के बाद रैयतबारी बता दीजिए कौन शुरू किया? थॉमस मुंडो और कैप्टन। किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन है संबंधित है ना? कहां रहते हुए इंडियन ओपिनियन निकाले? दक्षिण अफ्रीका में ना? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाला, हाँ या ना? हाँ। यंग इंडिया भारत में रहते हुए निकाले, समझे? अंग्रेजी भाषा में था। नवजीवन, हाँ। युगांतर नहीं। युगांतर किसकी पत्रिका है? जानते हैं? युगांतर पत्रिका क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित है। और यह पत्रिका पारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा निकाला गया था। पारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा निकाला गया था। और इस पत्रिका से अरविंद घोष भी जुड़े थे। समझे? बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीका से कैसे चलाया जाए, इसको लेकर के इस पत्रिका में वर्णन देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी। कांग्रेस के 1917 के कोलकाता के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ना? हाँ, की थी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर ना? अच्छा, एक बात और बताइए, कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक कितनी महिलाओं ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 गो। 2 गो तो यहाँ हो गया ना? तीसरी कौन है? श्रीमती नलिनी सेन। उन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1933 कोलकाता। 1933 कोलकाता। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित? बाबा गुरुदत्त सिंह। गुरु तीज की जगह गुरुदत्त सिंह कर लीजिए। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है जानते हैं? कामागाटा मारू एक जापानी जहाज
उस जहाज पर कुछ यात्रियों को बैठा करके बाबा गुरुदत्त सिंह दक्षिणी पूर्व एशिया से कनाडा की ओर रवाना किया। लेकिन उस जहाज को, क्योंकि वह जहाज भारत से सीधे कनाडा नहीं गया था, इसलिए उस समय कानून था कि अगर कोई भारतीय कनाडा आना चाहता है, कनाडा में रहना चाहता है, तो भारत से सीधे कनाडा आए, तब ये रुकने के लिए देंगे। अगर भारतीय है किसी दूसरे देश से कनाडा आया है, नहीं देंगे। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था, अथवा वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विठल भाई पटेल। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आज के संदर्भ में अगर देखिएगा तो लोकसभा, और आप सोच कर देखिए, मतलब शासन बीजेपी का और लोकसभा का अध्यक्ष कांग्रेस का, कितना अजीबोगरीब परिस्थिति है होगा अगर ऐसा होगा तो। मतलब बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में, मतलब सत्ता बीजेपी के हाथ में और लोकसभा का अध्यक्ष कांग्रेस का। ऐसा कभी कभी होता है, समझिए। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी, और स्वराज पार्टी से ही जुड़े हुए थे विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के सह संस्थापकों में विठल भाई पटेल का नाम आता है, जो स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापित किया गया था। तो विठल भाई पटेल इसलिए बन पाए क्योंकि स्वराज पार्टी को 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में अच्छी सफलता मिली थी। विठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? सुनिए, जानते हैं, मतलब महात्मा गांधी समय समय पर जो है ना आंदोलन करते रहते थे। क्यों? स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर के, संघर्ष को लेकर के। तो महात्मा गांधी जो समय समय पर आंदोलन करते रहते थे, उनके आंदोलन से अंग्रेज हड़कता था। कोई भी सरकार हो, किसी की भी सत्ता हो, जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, किसान आंदोलन करता है, केंद्र की मोदी सरकार हड़क जाता है, दिल्ली के बॉर्डर पर जो है मोटा मोटा कील लगा देता है कि किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। आंदोलन से सरकार डरता है, आंदोलन से सरकार डरता है। बिहार में 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर तो आंदोलन हुआ, उससे सरकार डरा। तो कुछ अंग्रेजों का यह मानना था, फिरौती, फिरौती समझते हैं क्या होता है? फिरौती, रंगदारी। फिरौती, फिरौती मतलब रंगदारी, रंगदारी। जैसे पप्पू यादव डॉक्टर से फिरौती लेता, रंगदारी लेता है, क्योंकि डॉक्टर लूटता है, डॉक्टर आम जनता से लूटता है, अब पप्पू यादव डॉक्टर से लूट लेता है। तो फिरौती, फिरौती मतलब रंगदारी। फिरौती, फिरौती मतलब क्या? आप ही भरम में मत रहिए, पप्पू यादव अपना जमीन बेच करके पैसा देता है जनता को, वही फिरौती लेकर के आम जनता को बांटता है, ठीक है, करता है एक प्रकार। फिरौती, फिरौती का मतलब रंगदारी, रंगदारी। तो मतलब अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि जो गांधी जी है ना, ये आंदोलन करके जो है ना, मतलब हम अंग्रेजों से जबरदस्ती रंगदारी कर रहा है कि हमको राजनीतिक स्वतंत्रता दे दीजिए। ये गांधी जी की राजनीतिक रंगदारी है, राजनीतिक स्वतंत्रता हमें दे दिया जाए। ऐसा उनके कार्यशैली को अध्ययन करने वाले वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो जो कि लंबे समय तक 1936 से 1944 तक वायसराय के पद पर है। इस बीच में महात्मा गांधी 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए। तो लिनलिथगो के समय जो महात्मा गांधी के द्वारा तमाम प्रकार के आंदोलन और सत्याग्रह किए जा रहे थे, और विशेष तौर पर जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, अंग्रेज भारत छोड़ो, तो लिनलिथगो क्या कहा? रंगदारी है, राजनीतिक फिरौती है कि अंग्रेज भारत छोड़ो, वैसे भारत छोड़ देंगे आप। तो लिनलिथगो कहा, समझ गए, लिनलिथगो। चौदह 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने गाया था? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी भारत के महिला स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी नाम सुचेता कृपलानी का लिया जाता है। और संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है उसमें 15 महिला में से एक सुचेता कृपलानी भी थी। और आजाद भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री या राज्यपाल, मुख्यमंत्री
आजाद भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला सुचेता कृपलानी, और आजाद भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू। सरोजनी निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा वर्ष 1923 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, कला को बढ़ावा देने को लेकर के। कला यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? जानते हैं भूगोल वेताओं ने जो सौरमंडल को लेकर के, ब्रह्मांड को लेकर के थ्योरी दिया, शुरू में क्या मान्यता था जानते हैं? शुरू में यह मान्यता था सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य उसकी परिक्रमा करती है। लेकिन आगे चल करके यह बात गलत साबित हो गया, बल्कि आगे चल करके यह कंसेप्ट आया कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सौरमंडल के अंतर्गत जो ग्रह होता है वह सूर्य की परिक्रमा करता है और पृथ्वी एक ग्रह है, इसी वजह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। और यही मान्यता आज तक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसी वजह से तो मौसम परिवर्तन होता है, इसी वजह से तो मौसम परिवर्तन होता है। तो सर्वप्रथम यह सिद्धांत कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसको प्रतिपादित कोपरनिकस ने किया है। कोपरनिकस ने मेघाच्छादित रातें यानी वैसी रात जिसमें आसमान में बादल लगा हो, आसमान में बादल लगा हो यानी मेघ लगा हो, स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होता है? स्वच्छ रात मतलब बिना बादल वाला रात, और मेघाच्छादित रात मतलब बादल वाला रात। स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है? स्थलीय विकिरण की वजह से। हाँ जी, यही होगा। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर तो बेस में पढ़ते होंगे, कल बताए होंगे, सार्गेसो सागर बताए हैं ना, उत्तरी अटलांटिक बताए थे ना, बताना पड़ेगा है ना, बहुत लोग टेस्ट में भी आते हैं, बता दे। देखिए ये जो जलीय भाग है यह अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो जलीय भाग है यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से होकर के 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ की है ब्लैक कलर में, ये विषुवत रेखा है। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर जाइएगा तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और विषुवत रेखा के नीचे आइएगा तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर अंग्रेजी में लिखा हुआ भी है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा और कनारी धारा के बीच में यहां पर सार्गेसो सागर है। सार्गेसो सागर का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो सार्गेसो सागर का जो अक्षांशीय विस्तार है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसका देशांतरीय विस्तार है 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के बीच में गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उत्तरी विषुवतीय धारा और कनारी धारा के बीच में शांत जल का क्षेत्र है, शांत जल का क्षेत्र है। और इस सार्गेसो सागर को सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने देखा था, और सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है, महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया में पाया जाता है स्टेपीज। डाउन्स कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला समशीतोष्ण घास का मैदान है डाउन वेल्ड। अफ्रीका ना, अफ्रीका प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका। विश्व के किस क्षेत्र में आप बुशमैन से संबंध करेंगे? मतलब बुशमैन जनजाति का नाम है। बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, और जो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में जो है कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना जैसे देशों में देखने को मिलता है। इस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है।
फरो द्वीप को, फरो द्वीप, फरो द्वीप को शीत द्वीप कहा जाता है। और जो फरो द्वीप है कहाँ है जानते हैं? बोलिए ना कहाँ? आर्कटिक ओशियन है ना, आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर में ही फरो द्वीप है यहाँ पर, समझिए फरो द्वीप है यहाँ पर। और इस द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। कौन देश का अधिकार है? डेनमार्क, डेनमार्क का अधिकार है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड ना। हाँ देखिए, देखिए ये जो है ना जानते हैं, ये स्थल खंड है। लॉरेंसिया गोंडवाना लैंड ये स्थल खंड है और इसके चारों ओर जलीय भाग है, ठीक है। तो ये तो विखंडित आपको नजर आ रहा है, लेकिन जब लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था तो उस स्थल खंड को कहा जाता था पेंजिया। पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड बना, और गोंडवाना लैंड में जब विखंडन हुआ तब बना भारत। ई भारत है, लेकिन ऐसा भारत दिखता था पहले, भारत ऐसा दिखता था, और भारत यहां से इधर खिसका, समझिए। और फिर आज के डेट में भारत चतुष्कोणीय आकृति का निर्माण किया है। तो ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में टूट होने से भारत का निर्माण हुआ, समझिए। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और भारत ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि यही भाग जो है आगे दक्षिणी अमेरिका महादेश कहलाया, फिर ये अफ्रीका महादेश कहलाया, ये मेडागास्कर कहलाया, ये अंटार्कटिका कहलाया, और ये ऑस्ट्रेलिया कहलाया। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब है। वही लोरेंसिया के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश और एशिया महादेश। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में ना है। और भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत अरावली ना, हाँ अरावली। इसकी अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, समझिए। अरावली राजस्थान में है, और अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पहाड़ी पर। अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में खूब वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है। इस वजह से अरावली के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण हुआ है, अरावली। अब देखिएगा, जो ऑप्शन में ये सब पठार है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, द्वितीय पठार। देखिए, मालवा के पठार, छोटा नागपुर के पठार, दक्कन का पठार, द्वितीय पठार। इसको जानने से पहले विंध्य पर्वत श्रेणी को आप देख लीजिए। विंध्य पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ तक विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और विंध्य पर्वत श्रेणी लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को दो भाग, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। तो अब ये विंध्य पर्वत श्रेणी और अरावली के बीच में मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार, मालवा का पठार है। और यह जो मालवा का पठार है अरावली को विंध्य पर्वत श्रेणी से अलग करता है। और मालवा का पठार विशाल चट्टान से निर्मित है, जिस वजह से मालवा के पठारी इलाका में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर मालवा का पठार हो जाएगा। वही छोटा नागपुर के पठार को देखेंगे तो झारखंड में, और दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। और द्वितीय पठार का निर्माण तो अरावली से लेकर काडमम पहाड़ी तक, राजमहल से लेकर गिर पहाड़ी तक है। मालवा उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। हाँ सही है। लेटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, वे पश्चिम बंगाल, असम व ओडिशा में पाई जाती है नहीं। देखिए, वैसा क्षेत्र जहां पर भारी वर्षा होता है, उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान भारी वर्षा होता है, भारी वर्षा होने के कारण जो है लेटेराइट मिट्टी में निछालन होता है, मतलब उसमें जो ह्यूमस होता है वह भारी बारिश होने की वजह से बह जाती है। तो जो लेटेराइट मिट्टी होता है उसमें ह्यूमस समृद्ध नहीं होता है, बल्कि ह्यूमस की कमी होती है। और यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में पाई जाती है। और यह मिट्टी काजू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, काजू। भारत के निम्न राज्य में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। किसे कहा जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, गन्ना, और गन्ना से ही बनता है चीनी। और चीनी का भी सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है भारतीय राज्यों के संदर्भ ना, वहां पर चीनी मिल ज्यादा है, ठीक है। महाराष्ट्र में चीनी मिल ज्यादा है, समझे। उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, मतलब कृषि मंत्रालय का जो 2024 का आंकड़ा है वो हम बता रहे हैं आपको।
ठीक है, उत्तर प्रदेश। प्रथम चीनी मिल कहां कहां स्थापित हुआ? बिहार में ना, बिहार में कहां? छपरा में कहां? मरहोरा, मरहोरा। बिहार एएसआई स्टेनो में 23 तारीख को एक प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? प्रथम जूट मिल कहां स्थापित हुआ है? पश्चिम बंगाल के रिसरा में, पश्चिम बंगाल के रिसरा में। बिहार एसआई में आगे यहां से वो क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा। चाहे सूती वस्त्र मिल पूछेगा, ऊनी वस्त्र मिल पूछेगा, कागज उद्योग पूछेगा, रेल कोच फैक्ट्री पूछेगा। प्रथम कहां स्थापित हुआ है? प्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित हुआ है? प्रथम उर्वरक उद्योग कहां स्थापित हुआ पूछेगा यहाँ। ठीक है, जूट मिल कहां स्थापित हुआ? जूट वाला पूछना दिया है, उसका आंसर रिसरा होगा। पश्चिम बंगाल में है रिसरा, पश्चिम बंगाल में है रिसरा। ठीक है, जॉर्ज ऑकलैंड ने अंदाजा स्थापित किया था, समझे? तो पूछेगा, पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ये सब चीज पर गौर कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। देखिए आगामी एग्जाम में अनुमान कैसे लगाएं कि ये प्रश्न आएगा। आगामी एग्जाम होने से ठीक पहले जो एग्जाम हुआ है उसका देखिए। ठीक है, बहुत आइडिया आता है, समझे ना। और एक बात और बता रहे हैं, बैच में तो बताए थे, लेकिन जो टेस्ट में आते हैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं। हो सकता है मेरा अनुमान गलत भी हो जाए, लेकिन ऐसे मेरा अनुमान गलत होता नहीं है। बहुत सोचे समझ करके बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोग गरियाता है, गरियाता है, गरियाने दीजिए। महात्मा बुद्ध को भी लोग गरियाता था, महात्मा गांधी को भी लोग गरियाता था, फिर भी वे लोग भी महान होंगे। ठीक है, एक अनुमान है कि इस बार बिहार एसआई का जो वैकेंसी आना है उसमें जो है आपको बिहार से अच्छा खासा प्रश्न पूछने की संभावना है। बिहार और इकोनॉमिक्स से, बिहार से भी 8 से 10 प्रश्न पूछने की संभावना है और इकोनॉमिक्स से भी 8 से 10 प्रश्न पूछने की संभावना है। और ये दोनों ऐसे सेगमेंट होते हैं जिस सेगमेंट को यूट्यूब पर पढ़ाने वाले यूट्यूबर भी स्किप करते हैं और टीचर तक भी स्किप करता है, लेकिन हम लोग स्किप नहीं करते हैं। बिट्टू जहाँ पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, तो उससे बढ़िया कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, बहुत शानदार पढ़ा, तो उससे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है। पटना में तो कोई नहीं पढ़ा सकता है, इस बात का तो हम दावा कर सकते हैं, समझ गए। तो वनडे एग्जाम के लिए कोई नहीं पढ़ा सकता है, वनडे एग्जाम के लिए बिट्टू जहाँ से बेहतर इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, पूरे बैच में इकोनॉमिक्स हुआ है, अगर तुम लोग नहीं बना करके आएगा या आएगी तुम्हारा दोस्त है। तो ये दो सेगमेंट पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कम से कम हम बता रहे हैं कि दोनों सेगमेंट से कम इस बिहार एसआई में 15 क्वेश्चन आएगा, पक्का लिख लीजिए। ठीक है, इशारा कर दिया है, बाद बाकी अपना जो मन है कीजिए। कौन सा धातु खनिज नहीं है? जिप्सम। पूरा पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, मतलब पूर्वी पश्चिमी गलियारा जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर, गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से। ये जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है इसको NH27 कहा गया है, NH27। और जानते हैं कि जो NH है NH27, यह देश का दूसरा सबसे लंबा NH है, देश का दूसरा सबसे लंबा NH है। वही देश का सबसे बड़ा या पहला सबसे बड़ा NH है उत्तरी दक्षिणी गलियारा, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जिसे NH44 कहते हैं, 44 ना, NH44 कहते हैं, वही देश का सबसे बड़ा NH। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक ना, कर्नाटक। साइलेंट वैली परियोजना केरल ना। समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ? 2021 में उत्पन्न हुआ, अरब सागर में उत्पन्न हुआ, अरब सागर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। आगे चलकर 1935 में कांग्रेस भी कहा संविधान चाहिए, आगे चलकर सब कहने लगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही। हाँ, 300 मुकदमे और कार्यवाही। कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के कानून संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश संबंधित बात अनुच्छेद 2 में है, यही अनुच्छेद 3 में संभव नहीं। बाद बाकी नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है और करता है भारत की संसद, भारत की संसद। किस एक अधिकार को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन अनुच्छेद में? 25 से संपत्ति का अधिकार, 300 के संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार?
कानूनी या वैधानिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? 44वां। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी। समानता का अधिकार कौन अनुच्छेद में? 14 से। वर्ष 2022 के भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य? सुनिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को अगर आपको जानना है तो अनुच्छेद 66 को विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा। और अनुच्छेद 66 को जब आप विस्तार पूर्वक पढ़िएगा तो अनुच्छेद 66 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेता है। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितना? 200। निर्वाचित मनोनीत दोनों मिलाकर 245। लोकसभा में कितना? 543। दोनों को जोड़िए, 5 3 4 4 5 2 7 788। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य होते हैं। आंसर हो जाएगा 788। और 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे जगदीप धनखड़ और यूपीए गठबंधन की तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव को जीता और फिर जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं। सभा ज्यादा से ज्यादा धन विधेयक को 14 दिन तक रोककर रख सकती है या लोकसभा से धन विधेयक में संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है लेकिन संशोधन नहीं कर सकता। समझिए, धन विधेयक पर एकाधिकार होता है लोकसभा का, बस राज्यसभा तो 14 दिन के लिए औपचारिकता पूरा करने के लिए जाता है, बस और कुछ नहीं। समझिए, जैसे ये अल्लाह कीजिएगा। दूसरा नंबर, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। हाँ, सही है, सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, गलत है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पर चर्चा राज्यसभा में नहीं होता, गलत है। होता है। कौन सा कथन सही? एक और निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसमें है? 176। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 ना। अनुच्छेद 131 क्या कहता है? अनुच्छेद 131 हमें सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के बारे में बतलाता है और अनुच्छेद 131 यह कहता है कि वैसे मामले जो सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में रखा जाए उसे सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता कहा जाता है। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाला विवाद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाला विवाद, केंद्र सरकार और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाला विवाद। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से किस एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? कलकत्ता ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश ना। वर्तमान में क्या वो केंद्र शासित प्रदेश? 8 गो ना। कितने केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना उच्च न्यायालय है? 2 ना। कौन कौन? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली और जम्मू कश्मीर 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसा है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अब आगे, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1928 में। 1928 में। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1966 में। अब बाद बाकी केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। पुडुचेरी चेन्नई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। और लद्दाख जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए गठित हुआ है। दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है।
आप अनुच्छेद 315 को पढ़िए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 को पढ़िएगा ना, तो अनुच्छेद 315 कहता है केंद्रीय स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य स्तर पर एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति से यह प्रस्ताव पारित करती है कि उन दोनों राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए, तो फिर उस स्थिति में उन दोनों राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भी अनुच्छेद 215 के तहत ही संसद विधि बनाकर करता है, संसद विधि के तहत करता है। समझे तो बताइए आंसर। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मैनकॉफ। भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय वह निकाय जिसका गठन संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत होता है, उसे ही संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इसमें से एकमात्र संवैधानिक निकाय वह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 338 बी के तहत हुआ है और इसे संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन के तहत भी दिया गया है। तो केवल एक बात बनती है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, ये सब सांविधिक निकाय है। ये सब संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये सब कैसा है? सांविधिक आयोग, सांविधिक निकाय। अब सांविधिक निकाय उस निकाय को कहा जाता है, इस निकाय का गठन संसद अधिनियम पारित करके करता है। सांविधिक निकाय उस निकाय को कहा जाता है जिस निकाय का गठन संसद अधिनियम पारित करके करता है। कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन 1988, लेकिन ये लागू हुआ है 1989 में। पहले मतदान की आयु थी 21 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। बिहार पुलिस का बैच कब से आ रहा है? 28 फरवरी। समय क्या है? 2 से 4। कौन सेंटर पे? नया सेंटर पे। हाँ, तो जो भी आपका दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी जीएफ पीएफ जो भी होगा भेज दीजिएगा, ठीक है। काहे कि बिहार में चुनाव है कि वैकेंसी, जैसे कि वैकेंसी क्लियर होने के कगार पर होगा, बिहार पुलिस का वैकेंसी देगा। अभी से बच्चा पढ़ेगा, उस टाइम तक में जो है मजबूत हो जाएगा, ठीक नहीं हो जाएगा। हाँ, भेज दीजिएगा जो भी आपका दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी होगा। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अरे भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है, मतलब हम ना अमेरिकी गुट में रहेंगे ना रूसी गुट में रहेंगे, यही तो तटस्थता की नीति है, यही तो गुट निरपेक्षता की नीति है। और इसको किसने अपनाया? तो इसको अपनाया है जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में।